दोस्तों अब हम पढ़ते हैं विपरीत राजयोग। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा पंच महापुरुष योगों को पढ़ा। इससे पीछे के जितने भी क्लासेस थे उस पर हमने बहुत सारे ऐसे योगों को सीखा, बहुत सारी बेसिक जानकारियां हमने सीखी। अब हम कुछ योग के बारे में पढ़ते हैं कि इस योग का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर हम आप सुनते हैं और देखते भी हैं जीवन में कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिरने के बाद भी वो ऊपर आ जाते हैं। विषम परिस्थितियों से कहने का तात्पर्य है कि लड़ने के बाद ऊपर आ जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं कुंडली में योग होते हैं, तब जाके व्यक्ति के अंदर ऐसा साहस आता है और ऐसा व्यक्ति कर्म कर जाता है कि गिरने के बावजूद भी वह ऊपर आ जाता है। कहते हैं विषम परिस्थितियों से व्यक्ति लड़ते हुए जीवन में आगे निकल गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं योग की। तो सबसे पहले योग है दोस्तों हर्ष विपरीत राजयोग। यह कुंडली में कैसे बनता है, इसको कैसे देखा जाता है और इसका प्रभाव क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो, कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो पिछले की वीडियो को आप एक बार वापस से देखिएगा, जिससे आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम उसको सीखना शुरू करते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं तो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको सीखना शुरू करते हैं पैटर्न एक बन जाता है, उस पैटर्न के अंतर्गत हमें सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती है। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसकी समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हर्ष विपरीत राजयोग होता क्या है। दोस्तों हर्ष विपरीत राजयोग की बात करूं मैं, हर्ष विपरीत राजयोग की बात करूं दोस्तों, सबसे पहले जन्मकुंडली में क्या होता है कि जब छठवें भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में चला जाता है तब जाके हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। कैसे, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सामने जन्मकुंडली में ड्रा करता हूं। मैं इसको मिथुन लग्न की कुंडली बना देता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। अब सूत्र क्या कहता है, जब छठवें भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में चला जाता है तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। कहने का दोस्तों छठवें भाव का स्वामी कौन है? मंगल। छठवें भाव का स्वामी का राशि कौन सी है? छठवें भाव में है वृश्चिक है। स्वामी कौन है? मंगल है। यदि मंगल अष्टम भाव में या द्वादश भाव में जाके बैठ जाएंगे तो हर्ष विपरीत राजयोग बनेगा। कहने तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे वृश्चिक राशि, छठवें भाव में वृश्चिक राशि है, 8 नंबर लिखा हुआ है। इसके स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। मंगल ये जाके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं, यहाँ पर बैठते हैं मंगल ये, और यदि मंगल यहाँ पर बैठते हैं तो जाके जन्म कुंडली के अंदर हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो पहला दोस्तों रहता है हर्ष विपरीत राजयोग। ऐसे कई कुंडलियों में आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको मिथुन लग्न की ना बना के मैं इसको मीन लग्न की बना देता हूं कुंडली को, बहुत ही सरल शब्दों में दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत ही सरलता से इसको आप सीखेंगे और समझेंगे। यदि मैं इसको मीन लग्न की बना दिया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब छठवें भाव में जो राशि है वह सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य है। यदि सूर्य जन्म कुंडली के 8वें भाव में यहाँ पर बैठे हो और या तो यहाँ पर बैठे हो तब जाके हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो हर्ष विपरीत राजयोग निर्माण कैसे होता है? जब भी छठवें भाव का स्वामी अष्टम और द्वादश भाव में जाके बैठता है तो जन्म कुंडली में हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो बहुत छोटा सा बहुत सरल सा सूत्र है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और इसको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इन योगों को कुंडली में कैसे प्रयोग करना है हम आपको अपने आप क्लियर आपको बता जाएगा। अभी हमने पढ़ा हर्ष विपरीत राजयोग। अब हम पढ़ते हैं सरल विपरीत राजयोग। अब दोस्तों सरल विपरीत राजयोग क्या होता है? बहुत ही सरल इसका भी सूत्र है। जब अष्टम भाव का स्वामी छठवें भाव में और द्वादश भाव में जाके बैठता है तो जाके यह आपका सरल विपरीत राजयोग है। जब अष्टम भाव का स्वामी छठवें भाव और 12वें भाव में जाके बैठ जाता है तो वहां पर सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों यदि यहाँ पर मीन लग्न की कुंडली है, 7 नंबर में कौन सी राशि है? तुला राशि। तुला राशि स्वामी कौन से? शुक्र है। यदि शुक्र यहां पर जाकर बैठ जाए और या तो शुक्र यहां पर बैठ जाए
तो जाके आपका इस सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। अष्टम भाव का स्वामी, सूत्र बहुत ध्यान से सुनिएगा। अष्टम भाव का स्वामी छठवें भाव में या तो 12वें भाव में, षष्ठ भाव में या तो द्वादश भाव में जाके बैठ जाते हैं, तो सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। बहुत सरल सूत्र है, इसको भी आप नोट करिएगा। और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको और दे देता हूं। यदि यहाँ पे आपकी कर्क लग्न की कुंडली है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब यहाँ पे सूत्र हम लगाते हैं। क्या कहता है सूत्र हमारा कि यदि अष्टम भाव का स्वामी छठवें भाव में या तो 12वें भाव में जाके बैठ जाता है, तो उस कंडीशन में सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो अष्टम भाव का स्वामी इस समय अगर देखा जाए 11 नंबर है। 11 नंबर मतलब कि शनि, कुंभ मतलब कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि है। अब शनिदेव यदि यहाँ पर आके बैठ जाए, यहाँ पर, या तो शनिदेव आकर यहाँ पर बैठ जाए, तो जाके सरल विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। सूत्र आशा करता हूँ आपसे नोट करते जाएंगे और आपको क्लियर होता जाएगा। अब तीसरा क्या है दोस्तों? विमल विपरीत राजयोग। विमल विपरीत राजयोग, विमल विपरीत राजयोग का बहुत ही सरल सूत्र गुणों की तरह है। द्वादश भाव का स्वामी छठवें भाव और 8वें भाव में आकर बैठ जाए, तो विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि मैं इसी को उदाहरण लेता हूँ। 12वें भाव में इस समय कौन सी राशि है? मिथुन राशि, 3 नंबर। मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध। यदि बुध यहाँ पर आकर विद्यमान हो जाए या बुध यहाँ पर आकर विद्यमान हो जाए, तो जाके यह विमल विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। तीसरा सूत्र क्या कहता है? 12वें भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी छठवें भाव और 8वें भाव में या छठवें में या तो 8वें में आकर बैठ जाता है, तो विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। बहुत ही सरल भाव में आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं आप इसको समझ भी रहे हैं। यदि इसमें कुछ भी आपको संशय हो रहा है, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, तो एक बार इसको वीडियो को रिपीट करके आप देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगी। तो हर्ष विपरीत राजयोग, सूत्र क्या कहता है? हर्ष विपरीत राजयोग का छठवें भाव का स्वामी 8वें भाव और 12वें भाव में बैठ जाता है, तो हर्ष विपरीत का निर्माण होता है। सरल विपरीत राजयोग क्या कहता है कि 8वें भाव का स्वामी 6वें और 12वें में बैठ जाता है, तो सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और यदि विमल विपरीत राजयोग तीसरे की बात करूं तो द्वादश भाव का स्वामी 6वें और 8वें में आकर बैठ जाता है, तो विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। बहुत सरल सा सूत्र है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे हाथ में कोई कुंडली आएगी, तो अगर ये योग दिखेंगे तो इन लोगों का जानकारी होना आपको अत्यंत आवश्यक है। जब आपको यह जानकारी रहेगी तो फिर कुंडली को देखकर आप उसकी दशा परिदशा पे चर्चा कर सकते हैं, उसको आप विश्लेषण और विवेचन करके बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या क्या योग है और कैसे आपको जीवन में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों हम चलते हैं योग, राजयोग के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, योग कुंडली में कैसे बनते हैं। योगों का बनना अलग होता है, योगों का फलीभूत होना अलग होता है। योग फलीभूत कब होते हैं वो दशाओं पर निर्भर करता है। जैसा हमने पढ़ाया नहीं आपको, तो दशा तो चर्चा भी नहीं करेंगे। अभी हमें इतना ही जानना है कि योग क्या होते हैं, योग कैसे बनते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा है राजयोग। राजयोग कब बनता है व्यक्ति जन्म कुंडली में? सबसे पहला सूत्र क्या कहता है कि लग्नेश दशम भाव में हो तो, लग्नेश दशम भाव में हो तो। उदाहरण के लिए ये हमने एक कुंडली का ड्रॉ किया यहाँ पे। एक कुंडली हमने यहाँ ड्रा किया। इस कुंडली पे हमने यहाँ पे लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब इस कुंडली को देखते ही हमें पहले क्लियर हो जाएगा कि इसमें लग्नेश कौन है। लग्नेश सिंह राशि में कौन है? सूर्य है। 5 नंबर मतलब सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। तो सूत्र क्या कहता है? लग्नेश ये दशम भाव में हो तो। कहने का तात्पर्य अगर सूर्य यहां पर बैठे हो तो एक राजयोग का निर्माण होगा, राजयोग का निर्माण होगा। मैं आपको योग बता रहा हूं,
आप किसी व्यक्ति जन्म कुंडली को देख के देखिए कि लग्न में 5 नंबर है, 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए, तो आप तुरंत फलादेश मत कर दीजिए कि नहीं आपकी कुंडली में राजयोग है, आपको ये आपको राजा होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं योग की बात कर रहा हूं। तो यदि पहला सूत्र कहता है लग्न 10वें भाव में हो तो राजयोग का निर्माण होता है। फिर दूसरा सूत्र क्या कहता है 10वें लग्न में हो। तात्पर्य यह है कि यदि 10वें में 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृष राशि के स्वामी कौन हुए? शुक्र, वो यहां पर बैठे हुए। पहला सूत्र लग्न 10वें भाव में हो, सिंह राशि सिंह लग्न की कुंडली थी, अगर वो 10वें भाव में सूर्य जाके बैठ गए तो कहने मतलब राजयोग का निर्माण हुआ। दूसरा 10वें लग्न में हो, 2 नंबर वृष राशि में स्वामी शुक्र हुए, शुक्र जाके लग्न में बैठ गए तो भी राजयोग का निर्माण हुआ। तीसरा सूत्र कहता है लग्नेश और 10वें का शुभ भाव में बैठना, लग्नेश और 10वें का शुभ भाव में बैठना। कहने का तात्पर्य यह है कि 5 नंबर ये लग्न के स्वामी 5 नंबर सिंह सूर्य हो गए और यहाँ पे शुक्र हो गए। यदि सूर्य शुक्र जाके शुभ भाव में बैठ जाते हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ पे शुक्र और सूर्य आके बैठ जाते हैं चौथे भाव में, तो भी राजयोग का निर्माण होगा। सूत्र को आप इसमें ध्यान रखिएगा और इसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। लग्न 10वें भाव में हो तो राजयोग का निर्माण होगा, 10वें लग्न में हो तो राजयोग का निर्माण होगा। लग्नेश और 10वें का शुभ भाव में बैठना और उन पर अच्छी ग्रहों की दृष्टि होना राजयोग का निर्माण करता है। ये पहला था राजयोग का निर्माण का। तो जब भी आपके सामने से कुंडली आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा इस व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है या नहीं है, तो आप एक योग आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा सूत्र इसमें क्या कहता है, अगर मैं दूसरे सूत्र की चर्चा करता हूं, लग्नेश 9वें भाव में, यहाँ पे जो 10वां भाव है, यहाँ पे लग्नेश 9वें भाव में हो, लग्नेश 9वें भाव में हो और नवमेश लग्न में हो, नवमेश लग्न में हो, लग्नेश और नवमेश, यहाँ पे लग्नेश और नवमेश का शुभ भाव में बैठना। अभी हमने पहला राजयोग का सूत्र पढ़ा, दूसरा राजयोग का सूत्र क्या होता है कि यहाँ पे मैं अगर बोलूं आपको एक कुंडली वापस मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं, यहाँ पे मैंने 7 नंबर 8 नंबर 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अब पहले हम सूत्र की ओर ध्यान देते हैं। सूत्र हमारा क्या कहता है कि लग्नेश 9वें भाव में हो तो लग्नेश हमारा 7 नंबर तुला राशि शुक्र राशि में, शुक्र स्वामी उसके, ये यदि यहां पर बैठे, कहां पे? 9वें भाव में, शुक्र यदि 9वें भाव में बैठे हो। अब दूसरा क्या कहता है नवमेश लग्न में हो, 3 नंबर है, 3 नंबर है यहाँ पे, 3 नंबर मिथुन राशि होती है, इसके स्वामी होते हैं बुध, यदि बुध जाके लग्न में बैठे हो। पहला सूत्र कहता है कि लग्नेश 9वें भाव में, लग्नेश 9वें भाव में हो तो राजयोग का निर्माण हो गया। दूसरा सूत्र क्या कहता है नवमेश लग्न में हो, 3 नंबर मिथुन राशि इसके स्वामी बुध, यदि लग्न में हो तो राजयोग का निर्माण हो गया। इसके बाद क्या कहता है सूत्र लग्नेश और नवमेश का शुभ भाव में बैठना, लग्नेश और नवमेश का शुभ भावों में बैठना और अच्छी दृष्टि से शुभ कुंडली में जो शुभ ग्रह है उनकी दृष्टि से दृष्ट होना राजयोग का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे बुध और शुक्र यहाँ पे है, अगर आके यहाँ पे केंद्र भाव में बैठ जाते हैं बुध और शुक्र और शुभ ग्रहों किन्हीं शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। यह दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया। इन सूत्रों को आप नोट करिएगा, यह आपको हर कुंडली विश्लेषण में, हर कुंडली के विवेचन में आपको काम आएगा। किसी भी यदि आप ज्योतिष क्षेत्र में बैठेंगे तो आपको इस योगों का ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत सरल भावों में बहुत सरलता से मैं आपको सूत्र समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, योगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा यदि आप अपने मन को, अपने अंतर्ज्ञान को लेने के लिए प्रयास करेंगे तो आप जरूर सीख जाएंगे, समझ पाएंगे। सूत्र क्या कहता है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। लग्नेश 9वें भाव में हो तो लग्नेश 9वें भाव में हो तो राजयोग का निर्माण होता है, नवमेश लग्न में हो तो राजयोग का निर्माण होता है। नवमेश और लग्नेश दोनों कुंडली के शुभ भावों में बैठे हो और जन्म कुंडली के शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उस कुंडली के शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो राजयोग का निर्माण होता है। इसको आप नोट करिएगा और नोट करके इसको जितना भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना भी अभ्यास कर सकते हैं, इसको आप
एक काल्पनिक कुंडली बना लीजिए, कुछ अपने जानने वाली कुंडली को लेकर आप उसमें प्रयास करिए और उसका एक नोटबुक बनाकर जरूर रेडी करिए। दोस्तों हम बात करते हैं अखंड राजयोग की। दोस्तों अखंड राजयोग क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जो राजयोग होता है वही ही अखंड राजयोग होता है। जो राजयोग हमने आपको बताया, लग्नेश नवमेश, नवमेश लग्नेश, लग्नेश नवमेश का शुभ स्थानों पर बैठना, ये सब जो राजयोग था यही राजयोग अखंड राजयोग होता है। अब दूसरा बात करते हैं खंड राजयोग की। दोस्तों खंड राजयोग वह होता है कि जब भी राजयोग पर किसी भी बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, किसी भी उस कुंडली की बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उसे खंड राजयोग कहते हैं। कि जब भी व्यक्ति जन कुंडली में राजयोग बन रहे होते हैं, उस परिस्थिति में कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टि उस राजयोग पर पड़ जाती है, उस ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, तो यह खंड राजयोग होता है। व्यक्ति का राजयोग का जो होता है वह पूर्ण नहीं होता है, इसे कहते हैं खंड राजयोग। तो आशा करता हूं इनको आपको क्लियर हो गया होगा कि अखंड राजयोग क्या होता है और खंड राजयोग क्या होता है। और इससे पहले हमने राजयोग को बता दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग का आपको ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। जितने भी योग है सारे योगों का ज्ञान होना आपको अत्यंत आवश्यक है। ये सारे योगों को आपके माइंड में, आपके मन मस्तिष्क में हमेशा यह छपी होनी चाहिए कि जब भी कोई कुंडली आपके सामने आए तो उसको देखते हैं आपको योग का वर्णन आपके माइंड में उसकी पिक्चर चलने लगे, हाँ ये योग होता है। पहले बात करते हैं नीच भंग राजयोग की। दोस्तों जब भी किसी भी जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है, उसके लिए सबसे पहला सूत्र होता है कि कुंडली में चंद्रमा बली हो, कुंडली में चंद्रमा बली हो और उसके चौथे, सातवें, 10वें की चंद्रमा से केंद्र में अगर नीचस्थ ग्रह होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नीच भंग राजयोग। उदाहरण के लिए मैं आपको एक पैटर्न बनाता हूं और उसमें मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि दोस्तों एक पैटर्न मैंने बनाया आपको, इसे बोलते हैं नीच भंग राजयोग। अभी हमने यहाँ पे एक मेष लग्न कुंडली बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम आपको मालूम है कि शनि मेष राशि में नीच की हो जाते हैं, तो हमने यहाँ पे शनि को बैठा दिया और कर्क राशि, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चंद्रमा, स्वराशि की चंद्रमा बैठे हुए। कर्क राशि में स्वराशि के चंद्रमा अपने घर में ही बैठे हुए हैं, मतलब कि बलि चंद्रमा है, ये चंद्रमा बलि है। अब यहां से सूत्र क्या कहता है कि केंद्र में चौथे, सातवें, 10वें, चौथे, सातवें और 10वें बलि चंद्रमा से चौथे, सातवें, 10वें में यदि कोई नीच ग्रह होता है तो वो नीच भंग राजयोग कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए क्या चंद्रमा से शनि 10वें भाव में है या चौथे में है या 7वें में है, कैसे देखते हैं पहले, 1 2 3 4 चौथे में नहीं है, 5 6 7 7वें में नहीं है, 8 9 10, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। शनि यहाँ पर नीच होते हुए भी चंद्रमा से 10वें है, इसलिए उनकी नीचता का जो प्रभाव रहेगा वह कम रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति जिस अवस्था में रहता है अपनी स्थिति को कभी नहीं छोड़ता, अपने भाव को नहीं छोड़ता कभी भी, उस भाव का फल देता है, लेकिन हाँ उस भाव में कमी आ जाती है। ऐसे योग बनने से उसमें न्यूनता आ जाती है, उसका प्रभाव हमारे आपके व्यक्तित्व पे, हमारे आपके जीवन पे कम पड़ता है। तो इस सूत्र को पहले आप ध्यान रखिएगा, बलि चंद्रमा से चौथे, सातवें, 10वें जब भी कोई ग्रह आता है, यदि अगर नीच का होता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। नीच भंग का तात्पर्य दोस्तों यह है जो नीचता लिए हुए है वह खत्म नहीं होगा, उसके जो प्रभाव है, जो उसको फल देने वाले हैं उसमें कमी है। जो बुरा फल देने वाला था उसके फल में न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, वो अपने स्वभाव को हमेशा पकड़ के रखता है। हाँ कुछ परिवर्तित हो जाता है, रास्तों को थोड़ा बदल देता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। इसलिए आप इस सूत्र को नोट करिए कि बलि चंद्रमा से कोई भी ग्रह जब भी चौथे, सातवें, 10वें, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में हो जाएगा, चौथा, सातवां, 10वां चंद्रमा से केंद्र में रहेगा, जब भी कोई नीच ग्रह बढ़ता है उसका नीच भंग हो जाता है। इसे कहते हैं नीच भंग योग या तो नीच राज भंग योग, आप इसको इस हिसाब से ले सकते हैं। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा।
मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, एक बार वापस से मैं आपको बोलता रहा हूं, जब भी कोई नीच ग्रह बलि चंद्रमा से चौथे, सातवें और 10वें में बढ़ता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नीच भंग राजयोग में जैसा कि पहला सूत्र हमको याद हो गया होगा कि बलि चंद्रमा से केंद्र में जब भी कोई ग्रह आता है, चौथे, सातवें, 10वें आता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। दूसरा सूत्र दोस्तों क्या क्या रहता है, नीचस्थ ग्रह के साथ उच्च का ग्रह, नीचस्थ ग्रह के साथ यदि उच्च का ग्रह बैठा होता है तो भी नीच भंग हो जाता है। कहने के तात्पर्य दोस्तों, एक कुंडली में ड्रा किया है यहाँ पे, कुंडली में इसलिए कुंडली ड्रा की। अब सूत्र पे आप लगाते हैं नीचस्थ ग्रह के साथ उच्च का ग्रह, नीचस्थ ग्रह के साथ उच्च का ग्रह। कहने का तात्पर्य यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु बैठे हुए, मकर में गुरु नीच के हो जाते हैं। अब इनके साथ उच्च ग्रह, उच्च ग्रह मकर में कौन उच्च का होता है, मंगल। यदि नीचस्थ ग्रह के साथ उच्च का ग्रह बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है, उस ग्रह का जो नीचता प्रवृत्ति है वो भंग हो जाता है। तो दूसरा सूत्र कहता है नीचस्थ ग्रह के साथ उच्च का ग्रह यदि कुंडली में बैठा हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। फिर दूसरा सूत्र क्या कहता है, ग्रह जिस राशि में हो, जिस राशि में नीच का हो उसका स्वामी उच्च में हो। ग्रह जिस राशि में नीच का हो उसका स्वामी उच्च में हो। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूं तो जैसे कि मंगल, गुरु यहां पर नीच है, गुरु यहां पर नीच के हैं और शनि यहां विद्यमान हो, शनि यहां पर विद्यमान हो, शनि तुला में उच्च के हो जाते हैं तो भी यहाँ पे नीच राजभंग हो जाएगा, क्योंकि मकर में जाके गुरु नीच के हुए हैं लेकिन शनि तुला में आके उच्च के हो गए हैं। तो सूत्र क्या कहता है, ग्रह जिस राशि में नीच का हो, ग्रह जिस राशि में नीच का हो उसका स्वामी उच्च का हो तो नीच राजभंग योग का निर्माण हो जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरलता से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे और इसको सीख करके अपने जीवन में लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और अपने आजीविका को भी आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरा सूत्र को आप बहुत भली भांति बहुत प्रेम से समझिए, ग्रह जिस राशि में नीच का हो उसका स्वामी उच्च का हो। जैसे कि मकर में गुरु नीच के हुए लेकिन मकर राशि के स्वामी शनि हुए, शनि तुला में आके उच्च के हो गए तो उनका नीच राजभंग। तीसरा सूत्र क्या कहता है, नीचस्थ ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव, नीचस्थ ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव और त्रिकोणपति से संबंध बनाए। नीचस्थ ग्रहों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और त्रिकोणपति से संबंध बनाए तो भी नीच राजभंग हो जाता है। तो इन सूत्रों को आप नोट करिए, इनको आप लिखिए, इनको आप समझिए और इसको आप एक बेसिक कुंडली पे अगर इसको आप लगाकर प्रयास करेंगे तो जरूर ही आपने समझने में आपको सरलता होगी। तीसरा सूत्र देखिए, नीचस्थ ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव और त्रिकोणपति संबंध बनाए। यहाँ पर गुरु नीच के हो गए हैं, यहाँ पर गुरु नीच के हो गए हैं, यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी जो है सूर्य की दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि है, 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि है, तो यह नीच भंग, यहाँ पे भी नीच राजभंग योग हो रहा है। तो इस सूत्र को भी आप लगाएंगे, नीचस्थ ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, त्रिकोणपति संबंध बनाए। अब क्या हो रहा है, अगर इसको समझने में आपको थोड़ा दिक्कत है, मैं थोड़ा सा फिर से आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। गुरु यहाँ पर नीच के हुए, मकर में गुरु नीच के हुए और चंद्रमा यहाँ पे स्वराशि होकर बैठे हुए। पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है, त्रिकोण भाव के स्वामी सूर्य की दृष्टि गुरु पर है, मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि गुरु पर है। तो सूत्र क्या कहता है, नीचस्थ ग्रहों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव, चंद्रमा का और मंगल का गुरु पर प्रभाव है, चंद्रमा और मंगल का गुरु पर प्रभाव है और त्रिकोणपति से संबंध बन रहा है कि पांचवें भाव त्रिकोणपति सूर्य चौथे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं तो फिर इनका नीच भंग हो रहा है। तो ये सूत्रों को आप हमेशा जब भी जन्म कुंडली आपके सामने आए तो इनको लगाइएगा और उनके योगों को देखकर उनके योगों का विश्लेषण करेगा। अब हम चलते हैं